हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम लोग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग का सेकेंडरी कोर्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी बुक 1 मॉड्यूल 3 मूविंग थिंग्स का लेसन नंबर 9 मोशन एंड इट्स डिस्क्रिप्शंस का बचा हुआ पार्ट आज कवर अप करने वाले हैं जो फिजिक्स का चैप्टर है। तो चलिए शुरू करते हैं। Hello students, today we are going to study about uniform and non-uniform motion. Let's start our topic. Let us analyze the data of the motion of two objects A and B given in the table 9.4. हम लोग को यहाँ पे एक टेबल 9.4 दिया हुआ है, इसमें कुछ डाटा दिया हुआ है, हम लोग उसे एनालाइज करेंगे, उसके बाद यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पहले यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि जो टाइम है हम लोग का सेकेंड्स में कितना लिया गया है ऑब्जेक्ट के द्वारा। यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट का है, एक ऑब्जेक्ट ए है उसका पोजीशन यहाँ पे दिखाया जा रहा है, एक ऑब्जेक्ट बी है उसका पोजीशन यहाँ पे शो किया जा रहा है। ऑब्जेक्ट ए है जो कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वो उसने इक्वल डिस्टेंस को कवर करा है, और जो ऑब्जेक्ट बी है उसने इक्वल उसका जो टाइम है वो इक्वल है, लेकिन जो उसका डिस्टेंस है वो उसने इक्वल ट्रेवल नहीं किया है। ठीक है। Do you find any difference between the motion of object A and B? Obviously, objects A and B starts moving at the same time from rest, and both objects travel equal distance in equal time. However, the object A has the same rate of change in its position, and object B has different rate of change in position. The motion in which an object covers equal distance in equal interval of time is called uniform motion, whereas the motion in which distance covered by the object is not equal in equal interval of time is called non-uniform motion. Thus, the motion of object A is uniform and of object B is non-uniform. You can draw the position time graph for the motion of object A and B and observe the nature of the graph for both types of motion. तो आप लोगों ने कुछ भी डिस्टेंसेस में ऑब्जर्व किया होगा, जो ऑब्जेक्ट ए है और जो बी है वो सेम टाइम से वो स्टार्ट करता मूव करना रेस्ट से। ठीक है। और जो दोनों ऑब्जेक्ट है वो इक्वल डिस्टेंस को इक्वल टाइम में कवर किया, लेकिन जो हमारा ऑब्जेक्ट ए था उसका जो पोजीशन चेंज करने का तरीका था वो सेम रेट से कर रहा था, लेकिन जो हमारा ऑब्जेक्ट बी था वो क्या कर रहा है कि वो अपने पोजीशन को चेंज करने में उसका डिफरेंट रेट है। जो जो ऑब्जेक्ट है जिसने कवर किया है इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में उसे यूनिफॉर्म मोशन बोला जाएगा। और ऐसा ऑब्जेक्ट जिसने क्या किया कि उसने डिस्टेंस को तो कवर किया, लेकिन जो उसका डिस्टेंस ट्रेवल करने का जो तरीका था वो इक्वल नहीं था, और नहीं उसने इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में सेम रेट से डिस्टेंस को कवर नहीं किया था, इसलिए इसे नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोला गया। जो मोशन ऑब्जेक्ट ए का है वो यूनिफॉर्म मोशन है, लेकिन जो ऑब्जेक्ट बी का है उसने नॉन यूनिफॉर्म मोशन में किया है। आप लोग इस चीज को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो कि जो पोजीशन टाइम ग्राफ है मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट ए और बी का, उसे आप ग्राफ पे रिप्रेजेंट करो, उसके बाद उसके नेचर को ऑब्जर्व करो। For the uniform motion of object A, the graph is a straight line graph, and for non-uniform motion of object B, the graph is not a straight line as shown in figure 9.11. तो क्या है कि जो यूनिफॉर्म मोशन का जो ऑब्जेक्ट ए था उसने यूनिफॉर्म मोशन में पहले डिस्टेंस को ट्रेवल किया है, तो उसका जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ रिप्रेजेंटेशन होगा। लेकिन जो हमारा ऑब्जेक्ट बी है उसका जो हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे उसका स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा, जैसा कि फिगर 9.11 में शो किया गया है। It is your figure 9.11 which shows ग्राफ रिप्रेजेंटिंग यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। आप इस ग्राफ में क्लियरली देख सकते हैं कि जो हमारा ऑब्जेक्ट ए है वो स्ट्रेट लाइन उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, जबकि जो हमारा ऑब्जेक्ट बी है उसका स्ट्रेट लाइन में रिप्रेजेंटेशन नहीं हो रहा है, इसका रिप्रेजेंटेशन जिगजैग वे में हो रहा है। इट मींस जो हमारा ऑब्जेक्ट ए है वो उसने स्ट्रेट लाइन उसका जब रिप्रेजेंटेशन हो रहा है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में ट्रेवल किया है, और जो हमारा ऑब्जेक्ट बी है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में अपने डिस्टेंस को कवर किया है। Now we have the topic speed. While you plan your journey to visit a place of your interest, you intend to think about time of journey so that you can arrange needful things like eatables, etc. For that period of time, how will you do it? For this, you would like to know how far you have to reach and how fast you can cover the destination. The measure of how fast motion can take place is the speed.
Speed can be defined as the distance traveled by a body in unit time. जब आप किसी भी प्लेस, अपना जो आपका इंटरेस्ट है, जिस प्लेस में आप वहाँ पे विजिट करने के लिए सोच रहे हो, आप अपने जर्नी को प्लान कर रहे हो, तो आप उसके बारे में सोचोगे कि जर्नी में आपको कितना टाइम लगने वाला है, ताकि आप उसके अनुसार अपने नीडफुल थिंग्स जैसे कि खाने योग्य वस्तुएं को आप जमा कर सके उस पीरियड के टाइम के लिए। तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग पहले ये जानने की कोशिश करोगे कि जो आपका डेस्टिनेशन है, आप कितने फास्ट आप उस डेस्टिनेशन तक पहुंचोगे और कितना टाइम आपको लगेगा। तो यही जो हम लोग अपने मोशन को जो कितना फास्ट हम लोग उस स्पीड से कवर कर सके, उसे कितना हम लोग फास्टली अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच सके और कितना टाइम लगेगा, इससे हम लोग मेजर करेंगे, उसी स्पीड बोला जाता है। स्पीड को हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे, तो कितने यूनिट टाइम में एक जो बॉडी है वो उसने कितना डिस्टेंस को कवर किया है। इसलिए जो हमारा स्पीड का हम लोग फॉर्मूला जब हम लोग न्यूमेरिकल्स में निकालने वाले हैं, तो एक फॉर्मूला इसी के आधार पे आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन, मीन्स जितना डिस्टेंस एक बॉडी या एक ऑब्जेक्ट ने ट्रेवल किया है और कितना टाइम उसे उस डिस्टेंस को कवर करने में लगा है। और ऐसा यूनिट हमारा स्पीड का क्या है, मीटर पर सेकेंड, और एक और कॉमनली यूज यूनिट है वो है किलोमीटर पर आवर। ठीक है। Activity 9.4. Here position of four bodies A, B, C and D are given after equal interval of time, that is 2 seconds. Identify the nature of the motion and the bodies as uniform and non-uniform motion. आपका यहाँ पे टेबल 9.5 दिया हुआ है, इसमें 4 बॉडीज है A, B, C, D। उसका क्या दिया हुआ कि वो इसका इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के बाद जो कि सबका इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम क्या है, 2 सेकंड। ठीक है, 2 का डिफरेंस यहाँ पे। तो आपको उसके मोशन का नेचर को आइडेंटिफाई करना है कि जो बॉडी है वो यूनिफॉर्म मोशन में है या नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है। तो आप इसको खुद से एनालाइज करके समझने की कोशिश कीजिए। टू आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ मोशन यू कैन मेक अ टेबल एज गिवन बिलो। आप उसके नेचर को पता लगाने के लिए एक टेबल एनालाइज करके बना सकते हो, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है। From the above table, you can conclude that body A and C travel equal distances in equal interval of time. So their motion is uniform. But the distances traveled by body B and D for equal intervals of time are not equal. Hence, their motion is not uniform motion. तो जो हम लोग को ऊपर में एक टेबल दिया हुआ है जिसमें बॉडी ए और बॉडी जो सी है वो क्या कर रहा है, इक्वल डिस्टेंस में ट्रैवल कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, इसलिए जो उनका मोशन होगा वो यूनिफॉर्म मोशन में होगा। लेकिन जो ऑब्जेक्ट बी और डी है उसने जो डिस्टेंस को ट्रैवल किया वो इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में इक्वल नहीं है, इसलिए जो उनका मोशन होगा वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। टू एनालाइज द मोशन और as uniform motion or non-uniform motion, the motion can be represented by graph. The position time graph of all the four bodies A, B, C and D is shown in figure 9.12. तो आपने क्या करना था कि मोशन को एनालाइज करना था कि जो ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्म मोशन में है या नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। इसके लिए आप एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी कर सकते हो। उसमें आप क्या करो कि पोजीशन जो ऑब्जेक्ट का है उसको टाइम के अकॉर्डिंग आप उसको बनाओ। ठीक है, एबीसीडी, और जैसा कि फिगर 9.12 में दिया हुआ है। तो आप इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से समझ सकते हो कि जो एक बॉडी है वो कैसा मूव कर रहा है। अगर वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में है। अगर उसका जो ट्रैवल करने का जो तरीका है, उसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो जिगजैग वे में हो रहा है, वो स्ट्रेट लाइन में नहीं हो रहा है, इट मींस जो बॉडी है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ट्रैवल कर रहा है। ओके, now you can see that the bodies having uniform motion, example A and C, have their graph line straight, and the bodies having non-uniform motion do not have their position time graph line straight. In this graphical representation, on axis 1 division equal to 1 second, and on y-axis 1 division equal to 2 meter. तो आप लोग देखिए कि जो बॉडी जिसका यूनिफॉर्म मोशन है, जैसे कि एग्जांपल में हमारा ए और सी जो ऑब्जेक्ट है उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा हुआ, स्ट्रेट लाइन में, और जो बॉडी जिसका नॉन यूनिफॉर्म मोशन में था उसका पोजीशन फिक्स नहीं है, टाइम ग्राफ लाइन स्ट्रेट उसका नहीं है। और इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में जो वन एक्सिस था हमारा 1 डिवीजन इक्वल टू 1 सेकेंड, और वाई एक्सिस था वो क्या था 1 डिवीजन इक्वल टू 2 मीटर। ओके, a graph drawn for different distances traveled by object with respect to time is called distance time graph as shown in figure 9.13. तो एक ग्राफ जैसे कि हम लोगों ने
बनाया, ड्रॉ किया, ठीक है। उसमें जो डिफरेंट डिस्टेंसेस है एक ऑब्जेक्ट के द्वारा जो ट्रेवल किया गया, हम लोग उसको टाइम के रेस्पेक्ट में शो करेंगे। तो इस ग्राफ को हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, जैसा कि फिगर 9.13 में शो किया गया है। In figure 9.13, distance traveled in 10 seconds is 22 meter. Therefore, the speed of the object equal to what? तो जैसा कि फिगर 9.13 में क्या शो किया गया है, जो डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है एक ऑब्जेक्ट के द्वारा वो 10 सेकंड में 22 मीटर है, ओके। इसलिए जो उसका स्पीड है ऑब्जेक्ट का वो क्या होगा, तो हम लोग इसके लिए क्या करेंगे कि टोटल जो डिस्टेंस है कवर किया गया उसे हम लोग लिखेंगे ऊपर में, और जो टोटल टाइम टेकन किया गया उसे हम लोग नीचे में लिखेंगे। उसके बाद उस चीज से उसे डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। This motion can be represented by another way, that is speed equal to AB upon OB. This ratio is also known as slope of the graph line. Thus, the speed is the slope of position time graph. तो ये जो मोशन का जो हम लोग रिप्रेजेंटेशन है उसको हम लोग एक अदर तरीके से भी कर सकते हैं, जो कि क्या है, हम लोग उसे रेशियो में निकाल सकते हो, और इस रेशियो को हम लोग क्या बोलेंगे, स्लोप ऑफ द ग्राफ लाइन, उस ग्राफ लाइन का स्लोप। और ये जो स्पीड है हमारा उसे क्या बोलेंगे, स्लोप ऑफ पोजिशन टाइम ग्राफ, ठीक है। We have example 9.1 in which an object moves along a rectangular path of sides 20 meter and 40 meter respectively. It takes 30 minutes to complete 2 rounds. What is the speed of object? एक ऑब्जेक्ट है वो रेक्टेंगुलर पाथ जिसका साइड कितना है 20 मीटर और 40 मीटर, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। और उससे क्या लगा कि 30 मिनट उसे 2 राउंड कंप्लीट करने में लगा। तो हम लोग को स्पीड जानना है कि उसका स्पीड क्या था उस ऑब्जेक्ट का। तो हम लोग स्पीड को निकालने के लिए एक फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, जो है डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन, मींस जितना उसने डिस्टेंस कवर किया उसके बाद कितना टाइम लिया, ठीक है। तो उसने 2 राउंड लगाया तो हम लोग ने 2 into 2 करा, उसके बाद फिर टोटल जो डिस्टेंस था 2 मीटर प्लस 20 मीटर प्लस 40 मीटर वो, फिर हम लोग को जो सेकंड लगा मींस 30 मिनट इंटू 60 सेकंड, हम लोगों ने इन सबको सॉल्यूशन किया। तो हम लोग का क्या आंसर आया, 4/30 मीटर पर सेकंड, मींस इतना उसका स्पीड था उस ऑब्जेक्ट का रेक्टेंगुलर पाथ के डिस्टेंस को कवर करने में। वेलोसिटी, if you are asked to reach a destination and you are provided 4 paths of different lengths, which of the path would you prefer? Obviously the path of shortest length, but not always. This is also called displacement. In the previous section you have learnt about distance. When motion is along the shortest path, it is directed from the point of start to the point of finish. How fast this motion is determines the velocity. The velocity is the ratio of length of the shortest path, that is displacement to the time taken. अगर आपको किसी डेस्टिनेशन पे पहुंचना हो और आपको प्रोवाइड किया गया हो, 2 पाथ आपको प्रोवाइड किया होगा, एक 3 पाथ्स होगा और एक 4 पाथ्स होगा डिफरेंट लेंथ्स का, ठीक है। तो आप लोग कौन से पाथ को रिफर करोगे, प्रीफर कौन से, किस पाथ पे आप जाना पसंद करोगे? ऑफ कोर्स जो छोटा पाथ होगा आप उस पे जाना पसंद करोगे, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। इसी चीज को डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है। जैसा कि प्रीवियस सेक्शन में आप लोगों ने डिस्टेंस के बारे में पढ़ लिया है, जब मोशन होता है शॉर्टेस्ट पाथ पे और ये डायरेक्ट होता है स्टार्ट ऑफ पॉइंट से लेके पॉइंट ऑफ फिनिश तक, तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि जो मोशन है वो कितना फास्ट हो रहा है, उसके हम लोग उसकी वेलोसिटी को डिटरमाइन करते हैं। वेलोसिटी क्या है, तो वो लेंथ का रेशियो है, जो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ है उसके लेंथ का रेशियो है वेलोसिटी, और इसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट भी बोला जाता है, बोलते हैं, ठीक है। वेलोसिटी निकालने के लिए हम लोग के पास एक फॉर्मूला है जो कि है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, मींस जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो हम लोगों ने ऊपर लिखा और जितना टाइम लगा वो हम लोगों ने नीचे लिखा। वेलोसिटी हैज सेम यूनिट एज द यूनिट ऑफ स्पीड, दैट इज मीटर पर सेकंड, ऐसा यूनिट और किलोमीटर पर आवर। तो जो वेलोसिटी का भी सेम यूनिट है जैसा कि हमारा स्पीड का यूनिट था, जो कि है मीटर पर सेकंड या फिर किलोमीटर पर आवर। The shortest path or the displacement is directed from initial position of the object to the final position of the object. Hence, the velocity is also directed from initial position of the object to the final position of the object. Thus, we can say that the velocity has direction. Speed does not have direction because it depends upon the total distance traveled by the object respective of the direction. The quantities which have direction are called vector and which do not have direction are called scalar quantity. Thus, velocity can also be expressed as velocity equal to change in position upon time taken. तो जो शॉर्टेस्ट पाथ या जो डिस्प्लेसमेंट था इनिशियल पोजीशन एक ऑब्जेक्ट से लेकर फाइनल पोजीशन उस ऑब्जेक्ट का, तो जो वेलोसिटी है उससे हम लोग क्या करेंगे कि वो
उसका जो हम लोग डायरेक्ट करेंगे कि वो इनिशियल पोजीशन जो ऑब्जेक्ट का था और उसका जो फाइनल पोजीशन था ऑब्जेक्ट का उसके ऊपर हम लोग उसे देखेंगे। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि जो वेलोसिटी के पास डायरेक्शन होता है मीन्स वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है, और जो स्पीड होता है उसका डायरेक्शन नहीं होता है, क्योंकि वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है कि एक ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस को ट्रेवल किया है बिना उसके डायरेक्शन को चेक किए हुए। जो क्वांटिटी है हमारा डायरेक्शन का वो वेक्टर है, और जिसके पास डायरेक्शन नहीं होता वो स्केलर क्वांटिटी होता है। इसलिए हम लोग वेलोसिटी को एक और तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, जो कि है वेलोसिटी इक्वल टू चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम टेकन। मीन्स जितना पोजीशन को उसने कैसे चेंज किया और कितना टाइम उसको पोजीशन को चेंज करने में लगा। ठीक है, now it is your activity 9.5. Observe the motion of an object in the following situations. Find speed and velocity in each situation and comment over the situation which you find different from other. इसमें आपको क्या करना है कि यहाँ पे कुछ सिचुएशन दिया हुआ है मोशन का, उसको आप लोग को ऑब्जर्व करना है, एनालाइज करना है। उसके बाद आपको स्पीड और वेलोसिटी हर एक सिचुएशन को उसको एनालाइज करने के बाद उस पर कमेंट करना है कि जो कौन सा सिचुएशन एक दूसरे से कैसे अलग है। Now you will be able to distinguish the speed and velocity. Magnitude of instantaneous velocity is the speed. Now you can understand the importance of pre-planning your journey to save time, effort and fuel, etc. अब आप लोग स्पीड और वेलोसिटी में अंतर करना समझ गए होंगे कि कैसे उसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं स्पीड और वेलोसिटी में। जो मैग्नीट्यूड है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का वो क्या है, स्पीड है। अब आप समझ गए होंगे कि किसी भी जर्नी का प्री प्लानिंग हमारे लिए क्यों जरूरी होता है। इससे हमारे टाइम सेव होता है, हमारा एफर्ट और फ्यूल भी सेव होता है। Example 9.2. In a rectangular field of size 60 meter and 80 meter respectively, two farmers start moving from the same point and takes same time, that is 30 minutes to reach diagonally opposite points along two different paths as shown in figure 9.15. Find the velocity and speed of both the farmers. एक रेक्टेंगुलर फीड है, उसका साइड कितना है 60 मीटर और 80 मीटर। इसमें दो फार्मर्स चलना स्टार्ट करते हैं सेम पॉइंट से, और उनका जो सेम टाइमिंग कितना है 30 मिनट्स। वो एक डायगोनली चलना स्टार्ट करते हैं और एक स्ट्रेट पाथ में चलना स्टार्ट करते हैं। अब आपको क्या करना है कि इन दोनों फार्मर्स की वेलोसिटी और स्पीड को निकालना है। तो जो पहले जो दोनों का जो डिस्प्लेसमेंट हम लोग वो निकालेंगे। तो पहले हम लोग का जो उन्होंने डिस्टेंस कवर किया था 60 मीटर और 80 मीटर, हम लोग उसको ऐड किए, उसको हम लोगों ने अंडर रूट में निकाला। उसके बाद इसका जो 1000 का अंडर रूट हम लोग का 100 मीटर निकला, वो निकला। फिर हम लोग वेलोसिटी ऑफ ए एंड बी दोनों का वेलोसिटी निकालेंगे। वेलोसिटी का हम लोग का फॉर्मूला क्या था, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, मींस उसने जितना डिस्प्लेसमेंट किया और उसके बाद कितना टाइम उन्होंने लिया। तो डिस्प्लेसमेंट कितना था 100 मीटर और जो टाइम था वो 30 × 60 सेकेंड। उसके बाद इसको सॉल्व करने के बाद हम लोगों ने स्पीड निकाला ए का। स्पीड निकालने के लिए हम लोग को क्या करना था, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन, मींस एक ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है और उसका टाइम कितना लग रहा है। ठीक है, हम लोगों ने उससे सॉल्व किया, उसका आंसर आ गया। फिर जो हमारा स्पीड बी था, हम लोगों ने भी स्पीड के लिए सेम ही फॉर्मूला अप्लाई करना है। उसके बाद जो बी का स्पीड था हम लोगों ने उसे सॉल्व करके निकाला। तो इस एग्जांपल से आप लोग क्या समझ रहे हो कि जो वेलोसिटी है दोनों फॉर्मर्स का वो कैसा है, सेम है, लेकिन जो उसका स्पीड है वो सेम नहीं है। ओके, नाउ वी हैव द टॉपिक एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। हम लोगों ने अभी स्पीड पढ़ा और वेलोसिटी पढ़ा, अब हम लोग पढ़ने वाले एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी किसी भी ऑब्जेक्ट का। स्पीड ड्यूरिंग अ सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम कैन नॉट बी यूज्ड टू डिटरमाइन टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन गिवन टाइम ऑफ द जर्नी and also the time taken to the cover the total distance of journey. It is because a body does not always travel equal distance in equal interval of time. In most of the cases, the body travels non-uniformly. Thus, in case of non-uniform motion, to determine average speed is quite useful. The average speed can be determined by the ratio of total distance covered to the total time taken. तो एक जो बॉडी है जो ट्रैवल करता है, ठीक है, तो उसका हम लोग क्या करेंगे कि एक स्पीड निकाल रहे हैं। तो हम लोग क्या देखेंगे, जो स्पीड जो है वो टाइम ऑफ इंटरवल में कैसा है, मीन्स उसका हम लोग डिटरमाइन करेंगे जो उसने टोटल डिस्टेंस जो कवर किया है गिवन टाइम में अपने जर्नी में, तो वो कैसा है। तो एक जो बॉडी है वो हमेशा सेम क्या करता है, वो सेम नहीं करता है ट्रैवल, क्योंकि उसका जो बॉडी है वो हमेशा इक्वल डिस्टेंस को ट्रैवल नहीं कर सकता इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। और मोस्ट केसेस में क्या होता है, जो बॉडी ट्रैवल करता है वो नॉन इनफॉर्म मोशन में ट्रैवल करता है। इसलिए जो नॉन इनफॉर्म का केस होता है, नॉन इनफॉर्म मोशन का, उसमें हम लोग क्या डिटरमाइन करते हैं, एवरेज स्पीड, और वही हमारे लिए यूजफुल होता है। जो एवरेज स्पीड है हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं उसके रेशियो के अकॉर्डिंग, तो उसने कितना टोटल डिस्टेंस कवर किया है और उसने कितना टाइम लिया है।
तो एवरेज स्पीड का हम लोग का फॉर्मूला क्या हो गया, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, मीन्स कितना उसने डिस्टेंस कवर किया और उसमें उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए कितना टाइम लिया है। सिमिलरली in case of average velocity in place of total distance covered you can take total displacement। अब यहाँ पे हम लोग के बुक में तो लिखा हुआ है एवरेज स्पीड, लेकिन यहाँ पे एवरेज स्पीड नहीं होगा, एवरेज वेलोसिटी होगा। ओके, तो हम लोग को एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए एक फॉर्मूला है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट जो है वो टोटल डिस्टेंस कवर्ड की जगह पे लिख दिया गया है, और कितना टाइम इसके द्वारा लगा वो हम लोग को नीचे लिखना है। लेट अस टेक फ्यू एग्जांपल्स टू अंडरस्टैंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। अब हम लोग यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स को लेंगे और समझेंगे कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी को हम लोग कैसे न्यूमेरिकली निकाल सकते हैं। If a body covers 50 meter distance in 30 seconds and next 100 meter in 45 seconds, then total distance covered। अगर एक जो बॉडी है वो कवर कर रहा है 50 मीटर डिस्टेंस 30 सेकंड के अंदर, फिर जो नेक्स्ट 100 मीटर उसने कवर करा 45 सेकंड के अंदर किया, तो इसका जो टोटल डिस्टेंस है वो कितना होगा। तो हम लोग पहले इसके टोटल डिस्टेंस को ऐड करेंगे, 50 मीटर प्लस 100 मीटर इक्वल टू 150 मीटर, और इसने कितना टोटल टाइम लिया है, मींस 30 सेकंड प्लस 45 सेकंड इक्वल टू 75 सेकंड। अब हम लोग एवरेज स्पीड निकालने के लिए एक फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे जो कि है टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस कितना था 150 मीटर और टोटल टाइम कितना लिया 75 सेकंड। हम इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या है 2 मीटर पर सेकंड में उसको उस डिस्टेंस को कवर करने में उसने कितना टाइम लिया 2 मीटर पर सेकंड। ये इसका एवरेज स्पीड है कि वो हर एक डिस्टेंस को कवर करने में 2 मीटर का टाइम पर सेकंड का टाइम ले रहा था, मींस ये हमारा आंसर हुआ। फिर नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड फॉर 10 सेकंड, ठीक है, एंड विद 8 मीटर पर सेकंड फॉर 20 सेकंड, then total distance covered will be the sum of distance covered in 10 seconds and the distance covered in 20 seconds equal to 10 into 10 plus 8 into 20 equal to 260 मीटर। अगर जो एक ऑब्जेक्ट है उसका जो स्पीड है ट्रैवल करने का वो क्या है, वो 10 मीटर पर सेकंड जा रहा है 10 सेकंड के लिए, और इसका जो नेक्स्ट है वो 8 मीटर पर सेकंड ट्रेवल किया वो 20 सेकंड में। उसका जो डिस्टेंस कवर्ड था उसका हम लोग को सम निकालना है, और इसका जो डिस्टेंस कवर्ड है 20 सेकंड वो क्या है 10 इंटू 10 मीन्स 100 प्लस 8 इंटू 20 160, और 160 प्लस 100 260 मीटर हो गया। फिर हम लोग उसके एवरेज स्पीड को निकालने के लिए एक फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे जो कि है टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, मींस उसने कितना डिस्टेंस कवर्ड किया उसे ऐड करेंगे और उसने कितना टाइम लिया उसे ऐड करेंगे। तो यहाँ पे उस चीज को सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आया 8.66 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट एग्जांपल है, इफ अ बॉडी मूव्स 50 मीटर विद द स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड एंड देन 60 मीटर विद स्पीड ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड, देन टोटल डिस्टेंस कवर्ड इक्वल टू 50 प्लस 60 इक्वल टू 110 मीटर मींस 110 मीटर। अगर एक जो बॉडी है वो मूव कर रहा है 50 मीटर स्पीड के साथ, उसका स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड और उसने 50 मीटर उतने में ट्रैवल करा, फिर वो नेक्स्ट 60 मीटर 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ट्रैवल करा, तो उसका जो डिस्टेंस है हम लोग को उसको निकालना है टोटल डिस्टेंस उसने कितना कवर किया है। तो हम लोग पहले उसके डिस्टेंस को देखेंगे कि कितना उसने कवर किया 50 प्लस 60 मीटर इक्वल टू 110 मीटर। उसके बाद उसने कितना टाइम लिया है उसको हम लोग उसका सम निकालेंगे, तो 50 मीटर और 60 सेकेंड 60 मीटर था उसने उतने में कितना सेकेंड लिया, तो उसने 20 सेकेंड लिया ना। उसका जो एवरेज स्पीड है वो क्या है टोटल हम लोग निकालने के लिए एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे टोटल डिस्टेंस कवर अपन टोटल टाइम टेकन। तो उसने जो टोटल डिस्टेंस कवर किया वो 110 मीटर है और जो उसने टोटल टाइम लिया है वो 20 सेकेंड है। And the next example is, if an object moves 30 meter toward north in 10 seconds and then 40 meter eastward in next 10 seconds, the displacement of the object will be OB। अगर जो एक ऑब्जेक्ट है वो 30 मीटर नॉर्थ की साइड ट्रेवल किया, उसके बाद फिर जो 40 मीटर वो ईस्ट की तरफ नेक्स्ट 10 सेकेंड में ट्रेवल किया, तो उसका डिस्प्लेसमेंट उस ऑब्जेक्ट का क्या होगा, उस OB ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या होगा, ट्रेवल उसने कैसे करा है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले उसने जितना डिस्टेंस को ट्रैवल किया उसे हम लोग ऐड करेंगे, उसके बाद उसे हम लोग उसके बाद जो एवरेज वेलोसिटी उसे निकालेंगे। तो एवरेज वेलोसिटी के लिए एक फॉर्मूला है जो कि है टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, उसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है उसके उसने कितना टाइम लिया है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट उसका 50 मीटर है, उसका जो टोटल टाइम है वो 10 प्लस 10 सेकेंड इक्वल टू 20 सेकेंड है। उसका इससे सॉल्व करने के बाद हमारा जो आंसर है वो 2.5 मीटर पर सेकेंड है। नेक्स्ट एग्जाम्पल 9.7, if an object moves along a circular track of radius 14 meter and complete one round in 20 seconds, then for one complete round, total displacement is 0.
and the average velocity will also be 0. अगर जो एक ऑब्जेक्ट है वो एक सर्कुलर ट्रैक जिसका रेडियस हमारा 40 मीटर, उसको वो कंप्लीट करने में एक राउंड को वो 20 सेकंड लेता है, फिर वो एक अनदर राउंड लगाता है, दूसरा राउंड लगाता है, उसको उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो उसका 0 होता है और जो उसका एवरेज वेलोसिटी है वो भी 0 होता है। इस एग्जांपल से आपको क्या काउंटेड करना है कि जो इंस्टेंटेनियस स्पीड है और जो उस मैग्नीट्यूड का और जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, क्या उसका जो एवरेज स्पीड है उस मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी का वो कैसा है। फिर जो एवरेज वेलोसिटी इज लेस देन और इक्वल टू द एवरेज स्पीड में जो उसका एवरेज वेलोसिटी है जो एवरेज स्पीड से लेस है या फिर उसकी इक्वल है। नेक्स्ट वन इज एवरेज वेलोसिटी कैन बी 0 बट नॉट एवरेज स्पीड। जो एवरेज वेलोसिटी वो 0 हो सकता है लेकिन जो उसका एवरेज स्पीड है वो 0 नहीं हो सकता। आपको इसका कंक्लूजन निकालना है। Now it is in text, your in text question 9.2. Try to solve all this question, and if you have any problem, then you may ask in the comment box. We will try to solve your all questions. आप लोग इसके न्यूमेरिकल्स को भी बनाने की कोशिश करें बिकॉज एग्जाम में न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। वेल चैप्टर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक कवर अप होगा। अगर इस चैप्टर से किसी भी टॉपिक से प्रॉब्लम हो तो अपने प्रॉब्लम को कमेंट बॉक्स में रखें, हम लोग उसे सॉल्व करने का कोशिश करें, सारे इंटेक्स क्वेश्चन बनाने की कोशिश करें। थैंक यू एवरीवन।